हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग एडिशन में बहुत हद तक हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन देखा, उसमें ट्रायंगल लॉ देखा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा। अब आइए देखते हैं कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन क्या होगा, है ना। मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन, ध्यान दीजिए। मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन का मतलब कि जब भी वेक्टर आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में, मतलब आई, जे और के फॉर्मेट में दिए गए होंगे, उस समय वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे हम लोग, ये सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे इजी है, लेकिन बताने का मोटो सिर्फ इतना है कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू, फिगर बनाना है हम लोगों को, 2D हमको आसानी से बन जाता है, इसीलिए मैं 2D वेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूं। लेट a1i प्लस a2j। भाई अगर ये वेक्टर आपको दिया गया है तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस वेक्टर के टेल से हेड तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। अलोंग द एक्स एक्सिस पहले a1 यूनिट मूव करना होगा, देन अलोंग द y एक्सिस a2 दूरी मूव करना होगा, तब हम उसके टेल से हेड तक जा पाएंगे। इसका मतलब अगर इसके साथ ही हम लोग इसका एक डायग्राम भी बनाते हैं। मान लीजिए एक एरो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि टेल से हेड तक जाने के लिए आप इसे दो सेगमेंट में मूव किए होंगे। यहां से यहां तक की दूरी ये a1 होगी, और फिर उसके बाद सेकंड सेगमेंट में आप मूव किए होंगे और ये दूरी a2 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है b, और उसको मैं कहूं कि ये b1i प्लस b2j कैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर को अगर मैं बनाता हूं, ये वेक्टर b है, तो इसके टेल से इसके हेड तक जाने के लिए फिर हम लोगों ने वही किया होगा कि इसके टेल से हेड तक जाने के लिए हम लोगों ने दो सेगमेंट में मूवमेंट किया। यहां से यहां तक की ये दूरी b1 होगी और ये दूरी b2 होगी। इसमें कोई डाउट अभी तक आपको नहीं होना चाहिए। अब हमने कहा इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है हमको। एडिशन के लिए क्या है भाई, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं हम लोग। हम लोगों को पता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल मिलाते हैं। तो इस फिगर को अगर मैं यहां पर बनाऊं कि हमने कहा ये हमारा वेक्टर था ए, और ये है वेक्टर उस पर b, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो किया क्या होगा हम लोगों ने अल्टीमेटली, यहां से इसके हेड के नीचे तक आने के लिए हम लोगों ने a1 दूरी तय किया, यहां से इसके हेड तक आने के लिए हम लोगों ने b1 दूरी तय किया, यहां से ये ऊपर जाने के लिए ये दूरी a2 होगा और यहां से ये दूरी b2 होगा। यही ना किया गया है। अब अगर रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट में क्या होगा भाई, रिजल्टेंट पहले वाले टेल से आखिरी वाले हेड तक जाता है, यही तो है रिजल्टेंट। ये कैसे लिखेंगे आप, इसके टेल से इसके हेड तक जाने के लिए क्या करेंगे आप, यहां से डायरेक्टली मूव कीजिए यहां तक और देन फिर यहां तक, तभी तो लिख पाएंगे उसे। इसका मतलब ये दूरी क्या होगा यार, ये दूरी क्या होगा, ये a1 और ये b1, तो ये दूरी होगा a1 प्लस b1, और ये दूरी यहां से यहां तक ये a2 है
और यहाँ से यहाँ तक B2, तो टोटल कितना आ जाएगा A2 प्लस B2, है कि नहीं। तो रिजल्टेंट फिगर देख के हम लोगों ने क्या लिखा कि अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोगों ने मूव किया क्या, A1 प्लस A2 सॉरी A1 प्लस B1 अलोंग द एक्स एक्सिस है तो I कैप प्लस हम लोगों ने मूव किया A2 प्लस B2 अलोंग द वाई एक्सिस देन J कैप। ये तो फिगर देख के हमने लिखा। अब जरा यहां से देखिए क्या किया हम लोगों ने एडिशन के लिए क्या किया, I वाले कोफिशिएंट को I वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दिया, J वाले कोफिशिएंट को J वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दिया। इसका मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्मेट में वेक्टर एडिशन सबसे इजी है। करना क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है, I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ, और वो भी एक वेक्टर होगा, मतलब उस एडिशन के साथ I कैप और J कैप मेंटेन रखेंगे। इसी तरह अगर कोई तीसरा भी होता, मतलब K कैप भी होता, तो वो भी आ जाता। कैसे आया, ये क्यों आया, ये क्लियर हो गया। क्योंकि इसके टेल से इसके हेड तक जाने के लिए A1 और A2 दूरी, यहाँ B1 और B2 दूरी। एडिशन का तरीका हमको पता है कि पहले वाले हेड से दूसरे का टेल मिलाते हैं, रिजल्टेंट पहले वाले टेल से आखिरी वाले हेड तक जाता है कि नहीं। तो रिजल्टेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके टेल से इसके हेड के नीचे तक आएंगे, जो कि दूरी इस बार क्या हो जाएगा, A वेक्टर का A1 दूरी और B वेक्टर का B1 दूरी, ये दूरी हो जाएगा A1 प्लस A2। और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों का वेक्टर A का A2 दूरी और वेक्टर B का B2 दूरी, यहां से A2 प्लस B2 हो जाएगा। तो उस रिजल्टेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और उसको यहां से देखने पर पता चला भाई ये तो संयोगवश क्या है, कोफिशिएंट जो I जो है उन सबको ऐड किया गया, कोफिशिएंट ऑफ J उनको ऐड किया गया। अगर तीसरा भी होता तो उनको भी ऐड कर देते, है कि नहीं। इसका मतलब मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन सबसे इजी मेथड है वेक्टर एडिशन का। अगर आपको वेक्टर में मान लीजिए हमने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन कि हमारे पास वेक्टर A है I प्लस 2J प्लस 5K और वेक्टर B है 2I माइनस J प्लस 2K, देन यू हैव टू फाइंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो क्या करना है भाई, यहाँ I को लीजिए कॉमन, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2, प्लस J को लीजिए कॉमन, और यहाँ J का कोफिशिएंट है 2, यहाँ J का कोफिशिएंट है -1, और यहाँ K को कॉमन लिया और यहाँ 5 प्लस 2, इट मीन्स ये हो गया 3I प्लस J प्लस 7K। ये आपका हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना किसी वेक्टर का सिखा चुका हूं मैं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आपको 2 या 2 से अधिक वेक्टर दे दिए जाए और उनका एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले उनको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर एडिशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे इस बात को कि जब भी 2 वेक्टर तक है तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो वेक्टर एडिशन में इस बात को याद रखेंगे कि पूरी फिजिक्स में जब भी वेक्टर एडिशन की बात आएगी, 2 या 2 से अधिक हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद ही ऐड करेंगे। इस बात को नहीं भूलने वाले हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। अब चलिए इसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे इस बात को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कह रहा है इफ ए पर्सन मूव
50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। एक आदमी है जो पहले नॉर्थ की तरफ 50 मीटर जाता है, देन टर्न राइट एट 90 डिग्री, है ना, एंड मूव 40 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली he moved 50 under root 2 meter toward southwest, है ना। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। आपको पता है कि मैंने बोल रखा है कि आपको कॉपी और पेन के बिना नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मुझे से सॉल्यूशन बैच करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट के 3 सेगमेंट हैं। हमने कहा पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, देन टर्न राइट, नॉर्थ के बाद राइट आप टर्न लेते हो तो किधर जाओगे भाई, ईस्ट, और फाइनली साउथ वेस्ट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सबका एडिशन ही तो करना है। तो सभी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए और ऐड कर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले हमने कहा अ पर्सन मूव टूवर्ड नॉर्थ, इसका मतलब फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई। वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये बता चुका हूं मैं, कि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया 50 जे कैप, है ना। इस तरह से डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जे कैप इसका यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं। देन S2 इक्वल टू 40 I कैप, and finally 50 root 2 S3 equal to 50 under root 2, और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का यूनिट वेक्टर क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको, क्या होता है -I -j अपॉन √2, है कि नहीं। अगर नहीं पता है ये तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए यूनिट वेक्टर के। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, S3 -50 I कैप -50 J कैप। सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, और ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, I वाले को I के साथ, यहाँ I अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें तो I है नहीं, यहाँ I दिख गया, ये है 40, और इसमें I दिख गया, ये है -50, प्लस J कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर J दिख गया 50, और यहाँ पर भी -50। इसका मतलब ये क्या आ गया भाई, -10 I कैप, है कि नहीं। इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप तो क्या आ गया 10 मीटर, और डायरेक्शन -I कैप है। -I कैप किसका होता है, वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब कि जहां से वो आदमी चला था उससे वेस्ट डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर 2 से अधिक वेक्टर या 2 वेक्टर भी आते हैं और आपको एंगल नहीं पता है तो उस केस में आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके बाद ही आंसर करते हैं, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं मैं।
क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पर्सन मूव 100 मीटर नॉर्थ, है ना। देन ये नॉर्थ अभी तो लिखा ही था, तो कुछ और लिख लेते हैं, ईस्ट, है ना। देन 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ, है कि नहीं। एंड फाइनली टू 200 मीटर टूवर्ड्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख लीजिएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देन फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। हमने कहा अ पर्सन मूव 100 मीटर ईस्ट, देन 50 मीटर साउथ एंड फाइनली 200 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। या नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दिया, चलिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, चलिए जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, है ना। कुछ बताने लायक चीजें यहां नहीं है, बस वेक्टर में लिखिए और ऐड कीजिए, है ना। अब यहां भी हमने, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, है कि नहीं। यहां भी मैंने बच्चों को रुकते हुए देखा है पेन, कैसे। हमने कहा कि चलो भाई सॉल्यूशन में फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया 100 मीटर ईस्ट मीन्स 100 आई कैप, देन 50 मीटर साउथ, इसका मतलब -50 जे कैप। ये तीसरा 200 मीटर टुवर्ड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। मतलब इस फिगर को अगर हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वेक्टर नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब क्या होता है भाई, कह रहा है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये क्लियर होना चाहिए, मैंने नीट के ढेर सारे बच्चों को यहां रुकते हुए देखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री बनाते हुए जा रहा हो, ये यही है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 200 मीटर। तो इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट लिया जाए तो क्या होगा भाई, एक कंपोनेंट मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ये कितना होगा 200 cos 37 और ये 200 sin 37, है कि नहीं। इसका मतलब कि इस वेक्टर के टेल से हेड तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता, पहले इतनी दूरी इधर जाइए, फिर उसके इस डायरेक्शन में जाइए। ये दूरी कितनी होगी भाई, ये है 200 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ये हो गया 160
और ऐसे ये कितना हो जाएगा 120, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होता है कि नहीं। इसका मतलब जो थर्ड वेक्टर है S3 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 160 i कैप प्लस 120 j कैप, है कि नहीं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3, इट मीन्स I को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 260 i कैप प्लस J वाले को J के साथ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 j कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इससे पहले मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट मैथमेटिकल मेथड ऑफ एडिशन आपको आ गया होगा। और अगर आ गया है तो ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ने लगी है ना। क्वेश्चन और एक करता हूं मैं, चलिए उसका आंसर आप करेंगे पहले, है कि नहीं। सबसे इजी मेथड एडिशन का होता है ये, बस आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि इफ थ्री फोर्सेस, इफ थ्री फोर्सेस 1 न्यूटन, 2 न्यूटन and 3 Newton acting along the side of an equilateral triangle, ABC एज सोन। फिगर में बना दे रहा हूं, है ना। देन फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ट्राइंगल ABC, है ना। कह रहा है 3 फोर्स हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, एंड एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लीजिए भाई कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, बन रहा है कुछ इक्विलेटरल टाइप का, कुछ ABC में लिख दे रहा हूं। कह रहा है इस पर एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, एक फोर्स इस पर लग रहा है 2 न्यूटन का, और एक फोर्स इस पर इस तरह से लग रहा है 3 न्यूटन का, है कि नहीं। अब जल्दी से इस ट्रायंगल पर कितना फोर्स लग रहा है नेट, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप, है कि नहीं। सॉल्व कीजिए जल्दी से। मैंने बताया है कि जब भी क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। आपको आंसर मिल गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने ये किया होगा जरूर, अगर आपको सीखना है फिजिक्स तो, है कि नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं क्योंकि इस फिगर से ही तो मतलब है। आइए लिखते हैं हम लोग। अगर इस फोर्स को मैं F1 लिख दूं, देन F1 विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका मतलब I कैप। इस फोर्स को लिखने के लिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल तो 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे होते हम लोग, ध्यान दीजिए,
तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता 2 cos 60 और एक कंपोनेंट इधर आता 2 sin 60, है कि नहीं। 2 cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 ये 1 हो गया, और ये 2 इंटू √3/2 ये कैंसिल होके √3 हो गया। इसका मतलब वेक्टर F2 अगर हम लोगों को लिखना होता तो ये वाला कंपोनेंट निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब -i होता। मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में -i, और इसका मैग्नीट्यूड है √3 और डायरेक्शन है अपवर्ड मीन्स j। बिल्कुल इसी तरीके से इसका अगर हम लोग ले रहे होते कंपोनेंट तो क्या होगा, एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट इधर, है ना। ये एंगल कितना होगा, बाइसेक्टर है तो 30 डिग्री, तो यहां ये क्या होगा 3 cos 30। ये बता चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर जो था उसमें कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। हमने कहा है कि बार बार वो फिगर नहीं बनाएंगे। हाइपोटेन्यूज पता है तो थीटा से एडजेसेंट साइड का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस से मल्टीप्लाई होता है और दूसरे वाला साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 3 sin 30 डिग्री। ये 3 और cos 30 होता है √3/2 और ये 3 और ये होता है 1/2। तो थर्ड फोर्स F3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -3/2 i, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 3/2 है, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में -i, और ये 3√3/2 इंटू j। ये भी निगेटिव है तो -j लिखा हमने। सो नेट फोर्स, ये इन सब का वेक्टर सम होने वाला है F1 प्लस F2 प्लस F3। इट मीन्स क्या होगा भाई, I को कॉमन ले लीजिए, क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। I को कॉमन लेंगे और यहां पर I का कोफिशिएंट है 1, यहां पर I का कोफिशिएंट है -1 और यहां पर I का कोफिशिएंट है -3/2 प्लस J कॉमन लिया जाए, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो यहां तो J है नहीं, यहां है √3 और यहां है -3√3/2, है कि नहीं। तो F नेट जो आया वो क्या आया, ये +1 ये -1 से कैंसिल होगा, -3/2 i, और इसमें अगर √3 बाहर ले लिया जाए हम लोग तो प्लस √3 j बाहर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 -3/2, ये तो -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 i -√3/2 j। ये आपका नेट फोर्स हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात आती है तो आप निकाल सकते हैं। ये सब मैं सिखा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं, आपको क्या करना होगा, सभी वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना होगा और उसके बाद ऐड कर लीजिए। सबसे इजी मेथड है एडिशन का, आंसर आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन अब एक ही पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता, है ना। चलिए आप लोग एक अपने से कर लीजिएगा कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है ना, मजा नहीं आया कुछ।
अब यहाँ पर ये O है, ये A है, ये B है और ये C है ना। एक वेक्टर है OA, इसका रेडियस कुछ ले लीजिए, मान लीजिए R है। एक वेक्टर है OB जो यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, और एक वेक्टर है OC। आपको फाइंड करना है वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC, ये कितना होगा, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, है ना। ये कितना होगा ये आप खुद कर लीजिए, मुझे करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन इससे भी अच्छा था, कर सकते हैं आप। आप क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐड करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, है कि नहीं। क्या, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, ध्यान दीजिए, हमने बताया है कि वेक्टर की कितनी आइडेंटिटी होती है, दो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसका मतलब कि कोई दो वेक्टर अगर इक्वल बोले जाते हैं तो क्या होगा, वो दोनों आइडेंटिटी मैच करनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मैच करना चाहिए, डायरेक्शन डायरेक्शन से मैच करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर A है और उसके टेल से हेड तक जाने के लिए मान लीजिए हम लोगों ने दूरी चला A1 और यहाँ से यहाँ एक बार B1, सॉरी A2 लिख लीजिए, A2, तो वेक्टर B अगर इसी के इक्वल है तो इसके टेल से इसके हेड तक जाने में भी हमको वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा, जितना इसमें चला था उतना इसमें चलना होगा, यहाँ जैसे चला था उतना यहाँ चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि दो वेक्टर अगर इक्वल है ना, ध्यान दीजिए, हमने कहा इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A, मैं लिखता हूं कि ये है A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड वेक्टर B इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k एंड वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B। इट इज गिवन दैट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B। इसका मतलब क्या हुआ, A1 विल बी इक्वल टू B1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ i भाई उसके टेल से हेड तक जाने के लिए अगर एक में आपने 5 मीटर चला था तो दूसरे में भी 5 मीटर ही चलेंगे। A2 इक्वल टू B2 एंड A3 विल बी इक्वल टू B3। ये इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर कोफिशिएंट्स, है ना, आई वाले का कोफिशिएंट आई वाले के साथ इक्वल होगा, जे वाले का कोफिशिएंट इक्वल होगा और के वाले का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, तभी वो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहे जा सकते। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा फॉर्म, इस पे आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कह रहा है determine that vector, है ना, determine that vector या determine the vector लिखिएगा, determine the vector that must be added to vector A। कुछ मैंने ऐसे रैंडम लिख लिया, 2i माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर B
I प्लस 5J प्लस 2K, है ना। इस तरह से दो वेक्टर ले लिया, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर becomes equal to a unit vector along y axis। कुछ भी लिख दिया, यहां आप और भी कोई वेक्टर ले सकते थे। कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब हमको उस वेक्टर के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमको ये कह रहा है कि ए बी और वो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब केवल जे कैप बचना चाहिए, है कि नहीं। तो मान लेते हैं let the required vector is वेक्टर C, और जो कि वैल्यू क्या है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 के कैप। क्यों? क्योंकि कोई भी वेक्टर पता करना है तो उसमें I, J और K के कोफिशिएंट्स पता हो जाएं तो हमारा काम चल जाएगा। और वेक्टर A तो हमको पता है क्या है 2I माइनस J प्लस 3K, और वेक्टर B भी पता है क्या I प्लस 5J प्लस 2K, है कि नहीं। मैं इस क्वेश्चन को अब इन तीनों को ऐड कर दिया जाए अगर a प्लस बी प्लस सी तो क्या आएगा। पहले हमने कहा i कैप कॉमन लिया और कोफिशिएंट ऑफ i यहां पर क्या है C1, यहां 2 प्लस 1 तो C1 प्लस 3 होगा, प्लस j कैप कॉमन लिया और ये क्या होगा C2 माइनस 1 प्लस 5 प्लस k कैप कॉमन लिया और ये हो गया C3 और प्लस 3 प्लस 2, है ना। ये क्या हुआ, कह रहा है ये हो गया C1 प्लस 3 इंटू आई कैप प्लस ये हुआ C2 प्लस 4 और प्लस के कैप के साथ क्या है C3 प्लस 5। और इसी को वो क्या कह रहा है भाई, इसी को कह रहा है कि क्या बच रहा है केवल जे कैप। इसका मतलब कि आई का कोफिशिएंट भी 0 है और के का कोफिशिएंट भी 0 है। अगर ये दोनों के बीच में इक्वलिटी यूज किया गया इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि C1 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आई 0 है तो ये भी 0 होना नेसेसरी है। इट मीन्स C1 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ जे क्या है C2 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ क्या है 1। इट मीन्स C2 इक्वल टू माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड C3 प्लस 5 कोफिशिएंट ऑफ K यहां पर और कोफिशिएंट ऑफ K यहां पर। इट मीन्स C3 इक्वल टू माइनस 5, है कि नहीं। सो रिक्वायर्ड वेक्टर ये क्या हो गया माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप। तो इस तरह से इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है कि नहीं।
एक और क्वेश्चन लिख लिया जाए, है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये इक्वलिटी बहुत आसान चीज है, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके होते तो इसी को और तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन यहां मेरा बताना मोटो ये किया था कि आपको इक्वलिटी क्लियर हो जाए कि दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई पीएमटी, आप समझ गए होंगे कि दादा आदम के जमाने का है, लेकिन है तो 2008 में पूछा गया। उसने कहा कि एक पार्टिकल है और उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाते हुए और ये है 1 न्यूटन का, है कि नहीं। कह रहा है दूसरा फोर्स है इस वाई एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए लेकिन इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, और उसी के जस्ट अपोजिट एक और फोर्स है जो कि है 2 न्यूटन। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है कि नहीं। वो कह रहा है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड such that the net force becomes along y axis, है ना। कह रहा है कि ये कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है भाई। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि कम से कम कितना फोर्स और लगा दिया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ आई 0 हो जाए भाई, यही ना है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में क्या करना होगा, मैं क्यों लिखूं, है ना। कीजिए वीडियो पॉज और सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, उसके बाद मैं लिखता हूं, है कि नहीं। अगर आपको सीखना है मैं फिर रिपीट करूंगा, आप कॉपी पेन जरूर यूज करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कहीं भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े और मैं एडवांस लेवल तक जरूर जाऊंगा, है ना। जल्द ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पुराने बच्चे जो हैं, जो अभी तक IIT JEE में या एम्स में या नीट में सेलेक्ट हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊं, लेकिन वो प्लान करना पड़ेगा। तब तक अभी तो नया नया चैनल है, देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा ढेर सारे फोर्सेस हैं भाई, 3 तो दिखाया ही, चौथे के बारे में पूछ रहा है तो लिख दो सबको वेक्टर फॉर्मेट में। F1, अगर इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं कि ये F1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर कितना होगा 1 cos 60 मतलब 1/2, और इधर 1 sin 60 है कि नहीं, मतलब √3/2। तो F1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे 0.5 i कैप प्लस √3/2 j कैप, है कि नहीं। F2 के बारे में क्या लिखेंगे आप भाई, ये थीटा यहां है तो इसको क्या लिखोगे 4 cos 60 और इधर 30 और इधर 4 sin 30, है कि नहीं। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 sin 30 1/2 होता है, तो -2i कैप, माइनस इसलिए लिया हमने क्योंकि
निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये प्लस 4 cos 30 √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 जे कैप। वैसे इस जे की जरूरत हम लोगों को है नहीं, लेकिन फिर भी अभी अभी तो सीखा है कंपोनेंट, तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसी बहाने। और ये F3 अगर है, ये F2 है, तो इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं हम लोग, किसी दूसरे कलर की सर्च की जाए तो क्या होगा भाई, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 30 और इधर 2 sin 30 है कि नहीं। तो 2 sin 30 1/2 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा i कैप, और इधर क्या हो जाएगा ये -√3 जे कैप। अब कह रहा है कि एक कम से कम कौन सा फोर्स लगाया जाए। इसका मतलब किसी भी में अगर कोई भी कंपोनेंट बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही जाएगा। इसका मतलब F4 जो है खाली I डायरेक्शन में लगा दिया जाए, Fi कैप, है कि नहीं। और ये इस तरीके से होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ I इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो हम लोग लिखते हैं इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, F नेट I अगर कॉमन लेते हैं तो 0.5 -2 +1 +F प्लस समथिंग होगा, उससे हमारा मतलब है नहीं। और अकॉर्ड इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये F -0.5 और अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही क्या होना चाहिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ I क्या होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। F -0.5 I सॉरी I नहीं 0.5 इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या हो गया 0.5। यही आंसर था, ये वो मैग्नीट्यूड था जिसको अगर इस पर लगा दिया जाए किधर, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो इस तरह से जो इक्वल वेक्टर है वो भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करवा सकता है। और कोई एक सिंगल पॉइंट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता यार कि जो आप छोड़ के चले जाएंगे और वो आगे कहीं फील होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाएगी। और मैंने बताया है कि वेक्टर को हमको इसलिए पढ़ना है कि पूरी फिजिक्स को पढ़ने में मदद करेगी। इसलिए नहीं पढ़ना कि एक चैप्टर है, अगर एक चैप्टर आपसे छूट जाता है, मान लीजिए कि आपसे कैपेसिटर छूट गया, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर से जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वेक्टर आपसे छूट गया, इसका मतलब कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर में आएगी और आपको वेक्टर डील करना नहीं आता, तब वो आपको रुलाएगी। इसका मतलब इसके हर छोटे पॉइंट को फील करना है हमको, बिना फील किए आगे नहीं बढ़ेंगे हम, है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपका शेयर और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अच्छा, एडिशन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर आपको एडिशन आता है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सब्ट्रैक्शन आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी देर आप मेरे साथ बिताएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि जब भी पूरी फिजिक्स में किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज पूछा जाएगा और आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, वो क्वेश्चन जरूर आपको रुलाएगा, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे सब्ट्रैक्शन के साथ। चलिए, नमस्कार।